शिक्षिका हूँ। तो सरकारी स्कूल की अपनी एक तबीयत है। तबीयत ये कि अभाव में जीते हैं बच्चे। जो 40 रोटी होटल में बेल कर आएगा वो क्या आपसे पढ़े और पढ़ाएगा, पढ़ना चाहेगा। और जो पानी भरेगा दिन भर, मुड़ी बेचेगा, कुछ का कप बेचेगा, तो वो क्या पढ़ेगा। तो हम सरकार उनको कपड़े देती है, किताब देती है, सब कुछ, जूते नहीं देती। आज तक वो जूते का स्वाद नहीं चख पाते। तो हम ये कहते हैं ना, समाज से अलग हटकर हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। अब आने वाले जो नए शिक्षक हैं उनकी बात मैं नहीं कहती, जो कहते हैं राजेश मिश्र के शब्दों में टकाटक टाका टाका, हो सकता है कि वहाँ वो जुड़ रहे हों, लेकिन हम लोग ने तो बहुत दिल से कोशिश की, उनके अभाव को झेला है, उनके अभाव को हमने महसूस किया है और उनको विद्यार्थी बनाने में अपना जो दम लगता है वो लगाने की पूरी कोशिश की है। उनको अभाव से मुक्त किया है, अपने पैसों से उनको कोशिश की है सहायता करने की। कहते हैं ना कि यहीं से गढ़ना होता है, हम गढ़ते हैं। ये मत कहिए कि सरकारी स्कूल में बच्चा यूं ही क्या पढ़ता है, क्या गढ़ता है, कॉलेज में कैसे चला जाता है। उनसे पूछिए कि वो कैसे पढ़ते हैं, उनके पूछिए कि उनके माँ बाप क्या करते हैं। वो आज की स्थिति ये है कि कोरोना के पहले हम बच्चों को पढ़ा भी लेते थे, कोरोना के बाद तो केवल उनको हम साड़ी की दुकान से पकड़ पकड़ कर लाते हैं पढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ वो अच्छा भाव में जी रहे हैं और कहाँ उनको चाहिए। तो आप विद्यार्थियों में विद्या के उत्सुकता को भरना, ऊर्जावान बनाना, और इसके अलावा बहुत स्तर पर सरकारी जो शिक्षक है वो झेल रहा है। उसको कई तरह के काम करने पड़ते हैं, मुखियागिरी से लेके सफाई से लेके इतने अनुष्ठान हो गए हैं कि आप पढ़ाना तो भूल जाइए, बाकी आप सारे काम करते जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आदमी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चे अपने माता पिता से जितनी सहजता से बात नहीं करते वो हम लोग से कर लेते हैं। मोबाइल में कक्षा 6 का छात्र जो देखता है, आप अनुभव नहीं कर पाएंगे कि वो क्या क्या देखता है। और उसके बाद वो जब पूछता है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसकी आप सब माता पिता काम पर चले जाते हैं, एक शिक्षक ही होता है जो उनको अवगत कराता है कि ये चीज़ें समाज में जो आप तुम देख रहे हो अच्छी है और ये अच्छी नहीं है। तो ये नैतिक गणना, ये आज के परिवेश में अगर हमने उन बच्चों का नैतिक गठन नहीं किया तो ये दुर्घटनाएं जो हम देख रहे हैं वो बराबर देखते रहेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है अपने अपने विद्यार्थियों को नैतिकता के साथ उन्हें गढ़ना, समाज की धरोहर के रूप में एक इंसान बनाना और एक मनुष्य की तरह दूसरे मनुष्यों की सहायता कैसे की जाती है इसके लिए उन्हें प्रेरित करना। अगर हम मनुष्य ही नहीं बना पाए तो हमारे शिक्षक होने पर एक प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ही। और पहले ये तय करना होगा, क्या हम शिक्षक रह गए हैं, क्या हम शिक्षक के रूप में कोई एक विद्यार्थी को अच्छा सा स्वरूप अपने पैसे से या अपने सहायता से, अपने समय से गढ़ने की कोशिश अब कर रहे हैं, पहले करते रहे होंगे। अब तो उसकी संख्या बड़ी उंगलियों पर आ रही है। और बस इतना ही कहना है, आप सभी विद्वजनों का जो सम्मानित हुए, जो सम्मानित होंगे, उन सबका तहे दिल से आभार। और मंच पर उपस्थित सारे गुरुवर को और प्रोफेसर आशीष शुक्ला, प्रोफेसर हितेंद्र पटेल, सबका एक आभार। संजय जी का विशेष रूप से आभार। दर्शन दीघा में बैठी मीरा दी, जिनको मैं भूल नहीं सकती। हमारे शोध के निदेशक शिवनाथ जी, सबने गढ़ने में मुझे, बनाने में मुझे सहायक हुए। सबसे पहले मैं उन माता पिता को प्रणाम करती हूँ जो मैं भी बिजनेस क्लास की फैमिली से ही रही, लेकिन सिर्फ 4 पास होने के बावजूद, या मेरी माँ तो विद्यालय भी नहीं गई, लेकिन रामचरितमानस की ऐसी श्रोता, ऐसी पाठक, जहाँ कहीं से भी आप उनसे पूछ लें तो वो बता सकेंगी, ऐसी रही है मेरी माँ। मेरे घर में लाल जिद की किताब की जो लाइब्रेरी से आती थी उसके झगड़े हुआ करते थे। प्रेमचंद की किताब हो या ययाति हो, माता पिता को मैंने लड़ते हुए देखा है। तो हम लोग से पहले वो लोग पढ़ना चाहते थे। ये मेरा बचपन रहा है गढ़ने में। इसके बाद मैं 11 की छात्रा होकर पहुंचती हूँ मीरा दी के पास। वो प्रेरणा से भरी हुई विद्यार्थियों को ऊर्जा से कैसे लबालब भर देना होता है, ये मीरा दी में गुण थे। चाहे वो अपनी कमाई नाटक हो, चाहे संजीवर्स का अंताक्षरी प्रतियोगिता हो, बड़े उत्साह के साथ नहीं करो
युवावाणी, आकाशवाणी, उन्होंने बहुत तरह से हमें प्रोत्साहित किया, उनका पूरा पूरा योगदान। इसके बाद आती हूँ मैं एमए करने सर के पास। इतना सहज विद्यार्थियों के साथ कोई हो सकता है, वो गुरुवर शंभूनाथ जी के पास ही खुद थे। इतने सहज कि हर प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं अनचाहे उनसे मिल जाया करता था। और विद्यालय में और विश्वविद्यालय में पास करते करते तो वो ऐसा भर देते थे कि कुछ नहीं हो रहा है, लिखना पढ़ना सीखो, लिखो लिखो, बार बार लिखो। तो ये लिखो लिखो करते करते इच्छा हुई कि चलो पहला कवि बन जाया जाए, कहानी लिखना शुरू करो। तो ये ऊर्जा भरने की ताकत जो उन लोगों से मैंने सीखी, वही कोशिश मैं अपने विद्यार्थियों में डालने की कोशिश की। तो मेरे प्रेरणा स्रोत यही हैं। इसके बाद मुझे मेरे कारवां मैंने जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ी तो मुझे मंजू श्रीवास्तव मिली। जब मैं हिंदी प्राध्यापक पोस्ट पर थी और उनके बैंक में गई तो प्रबोध प्रमेय की कक्षा ली, उनसे भी कविताओं की प्रेरणा मिली। फिर मृत्युंजय श्रीवास्तव से कला सृजन अकादमी में, फिर इसके बाद में मैं सिलेबस कमेटी पश्चिम बंगाल की माध्यमिक बोर्ड में आई तो वहाँ भी लोगों से मिली। तो मेरे जीवन में जितने रास्ते बनते गए लोगों से मैंने सीखा ही है, लेकिन विशेष रूप से इन दो व्यक्तित्व को मैं नहीं भुला पाती, वो हैं मीरा जी और शंभूनाथ जी। वो आज भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना शिक्षक भूलता नहीं, गुरु भूलता नहीं, तो नहीं भुलाए जा सकते। कितना भी कह ले, कहीं ना कहीं ये कि कोई बात ऐसी आ जाती है कि आप उनको नोट कर लेते हैं और अपने विद्यार्थियों में वही डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार किया है। मैं भी हमारे घर स्कूल